हाँ जी, चलें। चलिए, तो ब्रेक के पहले जितनी चर्चा हुई उससे क्या कंक्लूजन आ रहा है? अगले 20 सालों में सब खत्म हो जाएगा, ऐसा निष्कर्ष आ रहा है। हाँ जी, और हाँ जी, माइक 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 देखो। हाँ जी, जो हम व्यवस्था स्थापित करना चाह रहे माइक हैं, ऊपर। हाँ, व्यवस्था पे वो नियंत्रण खत्म हो जाएगा। हाँ, तो जो व्यवस्था है ही नहीं वो सिद्ध हो जाएगा जी। कि अभी तक हमको लग रहा है कि शासन पूर्वक व्यवस्थित हो सकते हैं, जबकि शासन अपने आप में व्यवस्था का स्वरूप नहीं है। तो जो नहीं है वो सिद्ध हो जाएगा, हो नहीं था, यही यात्रा है। हाँ जी, हाँ जी, देखिए माइक चालू नहीं है। देखिए भैया, आप देखो। ये जो तीन आस्था, प्रलोभन, भय, ये तीन बातों को मैंने ये कोशिश किया कि मैं, एक तो दृष्टि ये है कि मैं बाहर की तरफ देखूं, बाहर से सोचूं, और एक विजन ये है कि मैं इंटरनलाइज करके देखूं कि मैं कहाँ परिचालित होता हूँ आस्था से, कहाँ परिचालित होता हूँ भय से, बहुत बढ़िया, और कहाँ परिचालित होता हूँ प्रलोभन से। बहुत बढ़िया। तो मैंने अपने आप को एनालाइज किया तो ये पता चला कि जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ और अपनी बात करता हूँ, प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करता हूँ, तब मैं आस्था का इस्तेमाल करता हूँ। बहुत बढ़िया, है ना। और जब मैं संबंधों में मोल भाव की बात करता हूँ और जहाँ प्रॉफिट ढूंढता हूँ वहाँ प्रलोभन से परिचालित होता हूँ। बिल्कुल। और जहाँ मुझे लगता है कि मेरी अपनी फ्रीडम नहीं चलेगी या मेरी बात नहीं चलेगी, तो वहाँ जरूरत पड़ने पर भय से भी प्रचालित होता हूँ, पर उसमें भी प्रलोभन देखता हूँ कि कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। भय भी मतलब यूँ फ्री का भय या थोड़ा इसलिए भय के कुछ मिल जाए। बढ़िया। तो ये तीन चीज़ें मैंने इंटरनलाइज करके देखी कि भय, आस्था और प्रलोभन मुझको कैसे प्रभावित करता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो ये देखने का एंगल बिल्कुल सटीक है। एक तो मैं अपने में जांच के देखूं, स्व निरीक्षण पूर्वक मैं अपने में जांच के देखूं कि मैं स्वयं को कैसे नियंत्रित करता हूं, मैं किसी बात को मानता हूं तो कैसे मानता हूं, फिर मैं दूसरे को मनाता हूं तो कैसे मनाता हूं। तो उस रूप में हमने देखा और देखने की कोशिश कर ही रहे हैं। लेकिन फाइनली इससे जो कुछ भी हमने चर्चा किया तो गाड़ी कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो जैसा कि मैंने ब्रेक के पहले शेयर किया, आधुनिक शिक्षा जिसको बेसिकली हम विज्ञान शिक्षा के रूप में ज़्यादा पहचानते हैं, आधुनिक शिक्षा जिसको बेसिकली हम विज्ञान शिक्षा के रूप में ज़्यादा पहचानते हैं, उसके सबसे बड़ी ताकत तर्क के रूप में, तो तर्कपूर्वक चीज़ों को समझने के लिए तर्कपूर्वक अप्रोच किया जा सकता है। तो आज छोटी क्लासेस से ही हमने बच्चों को तर्कपूर्वक, है ना, वो आजकल क्या बोलते हैं क्लास 6 में, वो कोडिंग क्लास 6 में कोडिंग ले आए। ये है तो हिम्मत की बात। पर हमको वो इंजीनियरिंग में जब कंप्यूटर साइंस कर रहे थे तब भी कोडिंग से डर लगता था। अब ये किस लेवल की कोडिंग कर रहे हैं मुझको नहीं पता, लेकिन शब्द तो ले आए हैं कि क्लास 6 से हम कोडिंग ले आएंगे। तो इसका मतलब है कि जो लॉजिक है, जो तर्क है, उसकी एप्लीकेशन हम क्लास 6 में ले आ रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि कम से कम इसका एक पॉजिटिव पार्ट ये है, यदि आप 50 साल पुराने जनमानस को देखेंगे तो
तो एक जनमानस में से कितने लोगों को ये कॉन्फिडेंस होता था कि हम किसी चीज को समझ सकते हैं और किसी सभा के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं? तो पहले बोलने को ही बहुत बड़ी बात मानते थे कि कोई आदमी 10, 20, 50, 60 आदमी के सामने बोल लेता है और कहीं से संस्कृत के 2 श्लोक और इंग्लिश के 2 और है ना, इतना लाके बोल दिया तो मतलब पंडित आदमी है। धीरे धीरे हमारा सभी बोलने लगे, अब बोलना कोई खास बात नहीं रह गया। तो इसका मतलब है कि तर्क से एक बड़ा पॉजिटिव पार्ट ये हुआ कि सभी समझ सकते हैं, हर व्यक्ति में ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं समझ सकता हूँ। लेकिन उसका एक दूसरा प्रभाव आया कि यदि भय से ज़्यादा पावरफुल प्रलोभन है, प्रलोभन से ज़्यादा पावरफुल आस्था है, और तर्क ने आस्था को ब्रेक किया। कुछ कुछ बातें ब्रेक के पहले मैंने आपसे की। यदि आस्था ही ब्रेक हो गया, भय और प्रलोभन तो उससे बहुत छोटा है। इसका मतलब है कि इस वर्तमान बदलते हुए परिदृश्य में जैसे जैसे, अच्छा अभी बच्चों के बीच में ये भाषा बहुत पावरफुली आई है कि लॉजिकली बात करो, तो लॉजिक का एक्सेप्टेंस जिस लेवल का आया है, उस लेवल के लॉजिक के एक्सेप्टेंस में अब आस्थाएं लंबा नहीं चलेगा। मैं बहुत क्लियर कर दूं कि आस्था का मतलब है बिना जाने अच्छी चीजों को मानना। और एक दूसरी बात कर सकते हैं जिसको मैं बाद में लेके आऊंगा, लेकिन लिख देता हूं। दूसरी चीज है जानकर मानना। जानकर मानना विश्वास है, जानकर मानने का नाम विश्वास है, बिना जाने मानने का नाम शासन है, मनवाने का नाम शासन है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये सिस्टम तो नहीं चलेगा, तो क्या करें? कितने लोगों को भरोसा हो गया कि जैसा हम चल रहे हैं ये लंबा चलने वाला नहीं है? कितने लोगों को ये भरोसा? परिवार नहीं चल रहा है, परिवार नहीं चल रहा है तो बाकी कुछ भी नहीं चलेगा। कि जहां हमारा सब कुछ एक दूसरे के लिए है, वो जगह में हम नहीं चल पा रहे हैं तो बाकी तो हमारा कोई ऐसा लेन देन भी नहीं है। हाँ जी भैया। सर एक चीज, जानना, मानना और पहचानना, ये तीनों में एक बार बता दीजिए। भैया नमस्ते, मेरा नाम माणिक है, मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ। 11वीं 12वीं में हिंदी पढ़ाता हूँ। आपने बहुत खूबसूरत इस यात्रा में हम सबको साथ लिया, उसके लिए शुक्रिया। एक बात अभी आप बता रहे थे कि आस्था की जब आप बात कर रहे थे, तो कि विश्व में तमाम जगह हम ये देख रहे हैं कि साधकों की संख्या कम होती जा रही है। आस्था का जो स्तंभ था वो लगातार टूट रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, जिज्ञासावश मैं जॉय से भी बात की कि आप ये किसी एक सर्वे के आधार पर या लगातार के अध्ययन के आधार पर ये बात आप कह पा रहे हैं? क्योंकि आप जो बात निष्कर्ष रूप में हमको कह रहे हैं वो एक लीकेज है जिसे हम आगे की पीढ़ी तक ले जाएंगे। तो मेरे दिखते हुए संसार में मुझे लगता है कि आस्था का जो बाजार है और जो आस्था के स्तंभ हैं वो और ऊंचे ऊंचे होते जा रहे हैं। बाजार ऊंचा हो रहा है, आस्था ऊंची नहीं हो रही जी। बाजार ऊंचा हो रहा है, ये बात ठीक है जी, थैंक यू। व्यापार बढ़ रहा है, आस्था का भी व्यापार में कन्वर्जन हो गया जी, थैंक यू, थैंक यू। आस्था को बेच लेना अलग बात है, आस्था से समाज खड़ा करना अलग बात है। फर्क समझ में आया? हमने आस्था को भी बेचने की तैयारी कर ली, हमने शिक्षा को भी बेचने की तैयारी, और ये होना ही था। यदि कोई चीज उसके लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगी, बाय डिफॉल्ट वो नीचे की जगह में लैंड करेगी। आस्था पूर्वक हमने जिंदगी देने की बात की थी, आस्था पूर्वक हमने अंतिम सच्चाई को पाने की बात की थी। तो या तो अंतिम सच्चाई तक पहुंचेंगे, अंतिम सच्चाई नहीं मिलेगी। जितने लोग जब नई जॉब में जाते हैं ना, तो उनमें बहुत अच्छा कर गुजरने का अरमान होता है, खासकर जो थोड़ी सी हाई प्रोफाइल जॉब्स हैं, है ना, ब्यूरोक्रेसी की जॉब्स हैं। जब आदमी वहां जाके देखता है कि अच्छा तो कुछ यहाँ हो नहीं सकता है, तो राम तो मिलेगी नहीं, तो कम से कम माया बटोरो, तो फिर वो माया बटोरने पे आ जाता है। ये बहुत कॉमन बात है। 10 साल के अंदर उसको निष्कर्ष आ जाता है कि यहाँ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, और अच्छे की उसकी भी कोई ठोस परिभाषा नहीं थी। तो सार क्या चीज है? यदि कोई चीज अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगी, बाय डिफॉल्ट नीचे वाले पायदान पे अपने आप आ जाएगी। तो शिक्षा यदि मानव को आचरण नहीं दे सकी, तो पैसा देने की मशीन बन गई।
पैसा कमाने की मशीन बन गई। स्वास्थ्य, यदि मानव को संवेदनशीलता पूर्वक हम स्वास्थ्य नहीं दे सके तो फाइनली जो स्वास्थ्य देकर तृप्ति आती वो तृप्ति नहीं आई, तो कम से कम पैसा तो कमाओ। तो कोई भी चीज यदि अपने लक्ष्य, माँ बाप यदि किसी बहुत ऊंचे आचरण के साथ नहीं जी पा रहे हैं तो कम से कम पैसा तो दो। अपने आप वो नीचे वाले पायदान पे आ जाती है, बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। हाँ जी, और बोलिए। हाँ सर, आस्था का मतलब ऐसा कह सकते हैं क्या कि भ्रम से के साथ अटैचमेंट, और उसका अपोजिट विरक्ति का अर्थ भ्रम से डिटैचमेंट, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, आस्था का इतना ही मतलब है कि कोई सच्चाइयां हैं जिनको हमने अंतिम सच्चाइयां माना है जी, उसको मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसा होता है। जैसे आत्मा होती है, ये आस्था है कि विश्वास है? आस्था है। प्रारब्ध होता है, भाग्य होता है, ईश्वर होता है, देवी देवता होते हैं। ये सब कोई चीजें गलत है ऐसा मैं बिल्कुल अभी नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम इनको जानते हैं कि मानते हैं? मानते हैं बस। बिना जाने जब किसी अच्छाई को, किसी श्रेष्ठता को मानते हैं, इसका नाम आस्था है। तो सोम भैया, फिर विरक्ति क्या हुआ? विरक्ति का अर्थ क्या होता है? अब वो उसको, उसकी विधि हो गई। अच्छा, किसी ऐसी अच्छाई को मानने के लिए एक रास्ता है कि ये संसार माया है, इसको छोड़ो, सारा ध्यान ईश्वर में लगाओ, इसका नाम विरक्ति। तो पिछले कुछ टाइम में मेरा ऑब्जर्वेशन है कि विरक्ति वाले जो हैं वो बड़े हैं कि ये तो नहीं सही होने वाला दुनिया, तो मैं कुछ बन जाता हूं जहां पर एटलीस्ट मैं मेरी जिंदगी बसाऊंगा। वो हिमालय पे जाना हो, किसी पर्टिकुलर संप्रदाय के थ्रू कुछ गुरु बनना हो, तो वहां पर तो विरक्ति मतलब आस्था का लेवल बढ़ रहा है ना, फिर कम कैसे हुआ? नहीं, तो एक खोज बढ़ी है पिछले 50 सालों में, पिछले 25 सालों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है। जैसे हमारे पिता की उम्र में वो 50 की एज में कार और मकान का सपना देखते थे जी। अभी ये सपना लड़का 30 साल की एज में कार, मकान, फॉरेन सब पूरा कर देता है। बिल्कुल ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? ये व्हाट नेक्स्ट वाला जो वर्ग है वो अर्ली एज में होने लग गया है। अर्ली एज में होने लग गया है और इसकी तलाश है। अब ऐसा भी एक वर्ग पैदा हो रहा है जो कहता है कि 40 तक मैं पैसा कमाऊंगा और 40 के बाद मैं मेरा जीऊंगा जी, क्योंकि उसको पता है कि ये जो कमाना है ये जीना नहीं है जी, ऐसा उसको कोई ध्यान में है जी। फिर जीने की परिभाषा उसकी अपनी कोई हो सकती है। वो सोलो ट्रैवल और दुनिया भर के भी बहुत सारे सगुफे निकल आए हैं, लेकिन फाइनली वो सर्च में है। फाइनली उसने इतना तो कंक्लूड कर ही लिया है कि ये नहीं है जी। तो अब वो किसी तलाश में है। तलाश के लिए वो किधर जाएगा ये कहना अभी शेष जी। एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, आपने एक शिविर में कही थी कि किसी भी देश के सबसे टैलेंटेड बच्चे सबसे जल्दी खालीपन को महसूस कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि उनको जल्दी लग जाता है कि व्हाट नेक्स्ट। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये बढ़िया इंस्टीट्यूट में जाने का बड़ा फायदा, IIT जाओ, IIM जाओ, IAS कर लो, थोड़ी सी भी आंख खुली है तो आपका ये भ्रम टूट जाता है कि ये बहुत बड़ा था और वहां से जिंदगी शुरू होती है। जब तक मैं ये मान के चलता हूं कि यार सरकारी नौकरी लग जाती तो जिंदगी बन जाती और वो लगी नहीं, अब सारी जिंदगी इसी भ्रम में कटेगी कि सरकारी नौकरी अच्छी होती है। बिल्कुल ठीक अब लगी गई होती तो उसकी असलियत पता चल जाती। सही चीज है। तो इसका मतलब है कि जिनको हम बहुत ऊंचाइयां कह रहे हैं उसका एक पॉजिटिव पार्ट ये है कि हमको हैसियत का पता चल जाता है। और जब तक आदमी को बाहरी प्रभावों के हैसियत का पता नहीं चलता है तब तक अपनी हैसियत का आकलन नहीं होता। जरूरत ही महसूस नहीं होती शायद। जरूरत ही कोई, क्योंकि बाहरी प्रभाव हमको दबाए रहते हैं। जी, थैंक यू भैया। बढ़िया। हाँ जी, निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला? देखो, आप हो कमल मंगल जी, आपके इंस्टीट्यूट में कितने लोग हैं? हेलो सर। 20,000 बच्चे इनके पास हैं, 8,000 कमल मंगल जी के पास हैं। आपके पास कितने? 6,000 इनके पास हैं। और सबका हिसाब किताब गिनाएंगे 1-8 लाख तो अपन कर लेंगे। तो इस एक शिविर में 1 लाख बच्चों के भाग्य विधाता बैठे हैं। हाँ जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि तर्क और आस्था हमेशा एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं। हाँ, तो ये बात सही है? लगभग ठीक। अब हम जब बात कर रहे हैं दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं, हाँ,
वो उस समाज में हुए हैं जो ऑलमोस्ट नास्तिक या कम धार्मिक रहा है, और उन्हीं के बनाए हुए हम सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उपभोग कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। और जो यहाँ हम एक आइडियल सोसाइटी आस्था के थ्रू बनाना चाह रहे थे, वहाँ हम ऐसे कोई क्रिएशन नहीं कर पाए जिससे कि हम एक मतलब विश्व में मैसेज दे सकें। तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि फिर विज्ञान ही मतलब सर्वोत्तम ही है फिर विज्ञान? ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जरूर बात है कि जिन सच्चाइयों को आस्था के बल पे लोगों ने किसी लेवल पे जाके पहचाना, आंशिक रूप में पहचाना, जिस भी स्वरूप में पहचाना, उसको तर्कपूर्वक कहा नहीं जा सकता था, वो एक यात्रा थी। लेकिन मेरे को लगता है किसी भी प्लेनेट पे ऐसे ही होगा। किसी भी प्लेनेट पे मानव आएगा, वो प्रकृति के आश्चर्यों, प्रकृति की प्रक्रियाओं को देखेगा, वो नहीं समझ में आएगा तो उसको किसी सुपर नेचुरल पावर के ब्लैक बॉक्स में डालेगा, उसको ईश्वर, देवी देवता, भगवान का नाम देगा। फिर कोई पॉइंट पे आके, लॉजिक ऐसा नहीं है कभी बिल्कुल मरा ही हुआ होता है, कोई पॉइंट पे आके आदमी के भीतर, मतलब वो एक मन का लेवल है, आस्था का लेवल मन का लेवल है। आदमी ग्रो करेगा तो आगे विचार के लेवल पे आएगा ही, कुछ नया इनोवेशन विज्ञान के रूप में होगा ही। विज्ञान से फाइनली डेड एंड पे आएंगे कि फाइनली ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे तो वो तो एक विज्ञान मानसिकता से जो फल आया उसके रूप में आया। तो डेस्टिनेशन पे तो गाड़ी नहीं पहुंच रही है। तो ये नेचुरल इवोल्यूशन के स्टेप्स हैं। तो किसी भी प्लेनेट पे होगा तो इसी क्रम से कि गाड़ी जाएगी, कम और ज़्यादा। तो जो भी कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। ये देख रहा है कि किसी भी प्लेनेट का एक क्रमिक विकास कैसे होगा, उस रूप में हमने दो धाराएं देखी। एक साधना विधि से अंतिम सच्चाइयों को पहचानने की बात की गई, उसमें हम किसी रूप तक आंशिक रूप से पहचाना, कुछ कमी रह गई, उसको कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें लॉजिकल भाग नहीं है। यदि हमारे पास लॉजिक नहीं है तो हम दूसरे को कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल है। सामने वाला चुपचाप मेरी मान ले और उस रास्ते पे चले तो हो सकता है उसको भी कुछ दिख जाए। तो मेरे को लगता है ये तो सब प्रोसेस की बात है। हाँ, फाइनली हम जहाँ खड़े हैं, मेरे को लगता है मैं बात रख दूँ, फिर उस पर चर्चा कर लेंगे, है ना। तो अभी फ्लो बना हुआ है तो एक बार बात पूरी कर लेते हैं। हाँ जी, अब यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट बात हम सभी के लिए है। एक डेड एंड हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे की दिशा क्या होगी और इसमें दर्शन क्या कहता है और किस तरह का दरवाज़ा खुलता है, ये एक ऐतिहासिक शिफ्ट मेरे को लग रहा है कि जो बात आपने कही अभी तर्क और आस्था को लेकर, एक ऐतिहासिक शिफ्ट हम देख सकते हैं। और मैंने इसलिए भी संख्या गिनाई है। कितने लोग हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं? आपके कोचिंग में कितने लोग हैं मोदी जी? दस साल में 10,000 बच्चे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हम टीचर्स हैं और हर माँ बाप तो टीचर है ही। 2 बच्चे 1 बच्चा लेके तो हम सब बैठे ही हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि अगला स्टेप क्या होगा, कैसे हम आगे जा सकते हैं। तो देखिए, कभी मैंने आदरणीय नागराज जी से पूछा कि ये अनुसंधान 500 साल पहले क्यों नहीं आया। इतना हार्ड पैर तुड़वाए, इतने युद्ध हुए, इतनी हत्याएं हुई, 10,000 साल पहले आ जाता। तो उन्होंने एक बढ़िया बात बोली। उन्होंने कहा कि देखो, यदि हेलीकॉप्टर उतारना है तो इतनी बड़ी गोला बना के थोड़ा सा उसको ठोस कर दिया तो हेलीकॉप्टर उतर जाता है। वो आजकल वो उसकी बात बहुत चलती है ना, C-17 है ना, वो जो ग्लोब मास्टर ट्रक वर्क सब ले जाता है ना, बहुत सारा सामान लेके जाता है। अब उसको उतारना होगा तो क्या करना पड़ेगा? एक बड़ी हवाई पट्टी चाहिए और मजबूत चाहिए, और 2-3 किलोमीटर की हवाई पट्टी चाहिए, कम ज़्यादा जो भी होता होगा। तो उन्होंने कहा कि यदि इस दर्शन को मानव को उपलब्ध होना था तो उसके मूल में जो काम होना है वो ये है कि एक तो सभी में ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि तर्कपूर्वक समझा जा सकता है। और ये मात्र पिछले 50 मॉडर्न एजुकेशन के रूप में 50 साल की देन है, 50-100 साल की देन है कि हर बच्चे को ये कॉन्फिडेंस है कि मैं समझ सकता हूँ।
और 5 साल के बच्चे को बोल को देखो तुमको समझ में नहीं आएगा, तो उसका एक्सप्रेशन कैसा आता है? कैसा आता है? सब समझ में आता है, लेटे सब समझ में आता है। तो ये लॉजिक ने ये कॉन्फिडेंस दिया कि मैं समझ सकता हूं, मैं बात कर सकता हूं, जो मुझको नहीं समझ में आता है उसका मैं क्वेश्चन आर्टिकुलेट कर सकता हूं और मैं आपसे बात कर सकता हूं। एक बात, सभी समझ सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या लिख दिया है? सभी समझ सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस। दूसरा जो आधुनिक शिक्षा की बड़ी देन है वो मास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या फायदा हो गया? यदि आधुनिक शिक्षा की कोई मौलिक उपलब्धि है तो ये इंटरनेट, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन से क्या हो गया कि ट्रांसपेरेंट व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं, पारदर्शी व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं, है ना। आजकल टोल टैक्स में क्या हो गया, आदमी खड़ा रहने की वैसे ज़रूरत नहीं है, गाड़ी आएगी, कैमरा आपका गाड़ी का फोटो लेगा, उसका नंबर को स्कैन करेगा, आपके कार्ड में से पैसे काट देगा, जाओ। तब गुंजाइश ही खत्म हो गई इसमें नंबर 2 की। तो हम बहुत सारी चीज़ों को अभी दिल्ली में वो आरटीओ ऑफिस को ऑनलाइन कर दिया पूरा। हाँ, उसमें भी गड़बड़ होगी ही, इतना भी आसान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो मास स्केल पे चल रहा था, अभी सुबह हम श्रीनाथ जी गए थे तो वहाँ वो व्यक्ति बता रहे थे कि वो यहाँ पहले बहुत कुछ चलता था, तो पूरा वो आईडी, फोटो कार्ड, है ना, तो बहुत कुछ ऑनलाइन कर देने से बहुत सारा झंझट खत्म हो गया। बहुत सारी जो गलतियों की संभावना पहले थी वो अब उतनी नहीं है। तो इसका मतलब है कि सभी समझ सकते हैं, और यदि पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध हो जाए तो सभी जी सकते हैं। सभी समझ सकते हैं, सभी जी सकते हैं यदि पारदर्शी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो जाए। ये काम संभव होने के बाद ही दर्शन लैंड कर सकता है, जब उसके लिए प्री रिक्विजिट बन गया है। पूरी धरती पे जो भी एक, है ना, नेटवर्क उपलब्ध हो गया, अब चीज़ें पूरी धरती पे ट्रांसपेरेंट हो सकती हैं। तो इसका मतलब है यहाँ से ये वो तैयारी हो गई कि अब दर्शन लैंड कर सकता है। अब देखिए कॉन्फिडेंस कैसे आए कि हम आगे पार पा जाएंगे। तो एक कॉन्फिडेंस हमको आ गया कि यदि तर्कपूर्वक जड़ संसार को समझकर सुविधा का अंबार लगाया जा सकता है, जो कि हमने कर डाला। पिछले 50 साल की यात्रा में ये हमने कर डाला। हमने कभी कल्पना नहीं किया था कि इतना साधन उपलब्ध हो जाएगा, और 50 साल भी नहीं लगा। 91 के बाद इकोनॉमी ओपन हुई है, उसके अपने पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन कम से कम सुविधा के मामले में तो एक तरह की छलांग दिखाई देती है। यदि तर्कपूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है, हजारों की संख्या में इंजीनियर, डॉक्टर तैयार किए जा सकते हैं, और मास मैन्युफैक्चरिंग से सभी के लिए बहुत सारी सुविधा, आवश्यकता से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध हो सकती है, ये हमने पार कर लिया। पार करके कहाँ पहुँचे? पार करके कहाँ पहुँचे? पार करके यहाँ पहुँचे कि जिंदा रहना जीना नहीं है। पर यह भ्रम टूटना भी जरूरी था। यह भ्रम टूटना भी जरूरी था कि सुविधा की कोई भी सीमा आदमी की जिंदगी में सुख को छू नहीं सकती। सुख स्टेट ऑफ माइंड है, ये अब हमको ज़्यादा क्लियरली समझ में आ रहा है, क्योंकि वो कोर्स हमने पूरा कर लिया है। तो एक दूसरी बात, बहुत काम की बात, यदि तर्कपूर्वक जड़ संसार को समझकर सुविधा का अंबार लगाया जा सकता है, तो क्या इस बात की आवश्यकता नहीं है कि तर्कपूर्वक चैतन्य संसार को समझकर संबंध का उजड़ा संसार बसाया जा सकता है? ये छलांग है, शिक्षा में लगने वाली छलांग, परिवार में लगने वाली छलांग,
यदि परिवार और शिक्षा में छलांग लग गई तो समाज में छलांग लग जाएगी, है ना। तो 3 दिन में कम से कम एक ग्लिम्स सामने आया है कि तर्कपूर्वक चैतन्य संसार की बात की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। तो तर्कपूर्वक चैतन्य संसार को समझा जा सकता है और मानव के साथ संबंध और प्रकृति के साथ संबंध, जो ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग का उजड़ा संसार है, इस संसार को हम बसा सकते हैं। और शिविर में ही आपको ऐसे कई परिवार देखने मिल जाते हैं जिनके परिवारों में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जिनको ये भरोसा हुआ है कि हमारे परिवारों में जो भी दूरियां रही हैं उन दूरियों को कवर किया जा सकता है। और मात्र मैं तो कहूँगा कि देखो, आदमी से जब बात नहीं होती है ना, तब पता चलता है ये आदमी कितना कॉम्प्लिकेटेड आइटम है। शिविर की महिमा है कि आदमी पिघल जाता है। शिविर की महिमा है कि आदमी को खुद के अपनी गलतियों पे ध्यान जाने लगता है, अपने में पूर्णता के आईने में अपना अधूरापन दिखाई देता है और उसकी एक प्रक्रिया भी दिखाई देती है। उस यात्रा में चलते हुए थोड़े से इनपुट में जब सफलता मिलने लगती है तो हमारा उत्साह भी बढ़ता है। तो मैं तो सोचता हूँ कि जितना इनपुट है वो बहुत छोटा है। यदि मानव की बात करेंगे तो जितना इनपुट है वो बहुत छोटा है और जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है वो बहुत बड़ा है। और अभी वातावरण उसकी तुलना में बहुत छोटा है। ये वातावरण 10 साल बाद कैसा होगा, ये वातावरण 20 साल बाद कैसा होगा, कैसा स्वरूप है। नेचर का जैसा स्वरूप है वैसा इस संगठन का भी स्वरूप है। इसमें कोई हिरार्की नहीं है, कोई केंद्रीय संस्था नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, सामाजिक नहीं है, सरकारी नहीं है। ठीक, सिंपल परिवार अपने परिवार में स्वावलंबन पूर्वक जीते हुए, अपने परिवार में खुशहाली पूर्वक जीते हुए, मित्र भाव से अपनों के साथ, जैसा हम थोड़ा जितना समझ पाए हैं उसकी शेयरिंग कर रहे हैं। ना गुरुजी बनना है, ना गुरुजी बनने का दबाव है, ना भगवान बनने का दबाव है। केवल मित्र भाव से अपने आपस में शेयरिंग हो सकती है। बीस साल तो पृष्ठभूमि में हमको लग गए इस बात को जांचने में कि इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना। और मेरे को लगता है कि अगले 20 साल में फ्लोर पे काफ़ी सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। तो दोस्तों, सार बात कितनी है? सार बात इतना कह रहे हैं कि यदि तर्कपूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है, जो कि हमने प्रूव कर लिया, अब दूसरी बारी है, क्या तर्कपूर्वक चैतन्य संसार को समझा जा सकता है? यदि तर्कपूर्वक चैतन्य संसार को समझा जा सकता है और तर्क से आगे बढ़ के उसको रियलाइज किया जा सकता है ना। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि ये जितनी बात सुन रहे हैं ये काफ़ी लॉजिकल लग रही है, ठीक भी लग रही है, लेकिन ये सारी बातें इंटरनलाइज कैसे होंगी, है ना। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो जब तक पूरा कैनवस नहीं आ जाए, है ना, तब तक कैसे फाइनल बात कही जाए। तो हमने पिछले 15-20 सालों में जो कुछ भी प्रयास किया है अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार में और अपने परिवेश में, जो कुछ भी रिजल्ट आते हुए देखा है खुशहाली के साथ। कोई कपड़ा नहीं बदलना है, कोई खान पान बदलने का दबाव नहीं है, कोई जीवन शैली बदलने का दबाव नहीं है। जब हमको बड़ी चीज़ दिखाई देती है, जो भी अधूरापन है उसको छोड़ने के लिए, उसको बदलने के लिए हम तैयार हो ही जाते हैं। तो मुझको लगता है कि जितनी मेहनत अभी कर रहे हैं ओवरऑल ज़िंदगी में शायद इससे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। एक सही दिशा में मेहनत होने की ज़रूरत तो है ही है। यदि ये काम होता है तो क्या हो जाता है? यदि तर्कपूर्वक चैतन्य संसार समझ में आ सकता है, उसको हम अप्रोच कर सकते हैं और उसको रियलाइज भी कर सकते हैं, तो संबंध का उजड़ा संसार बसा ही सकते हैं। इसी को कहा स्वयं के प्रति विश्वास। इसी को कहा स्वयं के प्रति विश्वास। जानकर मानना ही स्वयं के प्रति विश्वास है। स्वयं के प्रति विश्वास का अर्थ ही स्वनियंत्रण है। स्वनियंत्रण पूर्वक जीना ही स्वानुशासन है। स्वानुशासन पूर्वक जीने का फैलाव ही स्वराज्य है। इससे ज़्यादा, इससे कम में सभी के लिए इतना ही। तो मूल बात ये निकली, यहाँ तक की यात्रा हमने कर ली
कि तर्क पूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है। दर्शन इस बात का आश्वासन देता है, इस बात का आह्वान करता है कि तर्क पूर्वक चैतन्य संसार को भी अप्रोच किया जा सकता है और उसको भी रियलाइज किया जा सकता है। उसकी विधि उपलब्ध है, धीरे धीरे उसको देखेंगे। एक प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। इस रूप में कहा कि यदि ये संभव है तो मैंने स्वयं को जान लिया का मतलब है कि मेरे भाव और विचार के रूप में, भाव और विचार कैसे स्थिर हो रहा है, फिर से आपको याद दिला रहा हूं। यदि एक बार ये पहचान लिया कि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है, तो इस मामले में अस्थिर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जैसे जैसे अस्तित्व का नियम मानव के बारे में हमारे सामने आता जाएगा, हमारे स्वनिरीक्षण पूर्वक हमारी जांच में आता जाएगा, वैसे वैसे उस मामले में हमारा भाव स्थिर हो जाएगा। कैसे? अब पता चला कि आदमी कुछ भी करे, अच्छा करे बुरा करे, मूल में उसके सुख की तलाश है, तो उसका लीवर कहाँ डाला जाएगा, लंगर कहाँ डाला जाएगा, उसके सुख की तलाश पे लंगर डाला जा सकता है। यहाँ से आदमी से बात हो सकती है। अभी लगता है आदमी से बात नहीं हो सकती। तो मूल में अब वो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है वो मुद्दा नहीं है। ये जो कुछ कर रहा है इसकी मनस्थिति के अनुसार किसी सुख की तलाश में कर रहा है, और अच्छा बुरा कहने की आवश्यकता नहीं है। सुख पे बात हो सकती है, सुख क्या है इसकी क्लैरिटी हो सकती है। एक बार सुख समझ में आ गया, वो खुद भी सुखी होना ही चाहता था, वो क्यों उधर जाएगा। तो आदमी को गलती का एहसास कराने की जरूरत ही नहीं है। ये जो बहुत हमको लगता है ना कि पहले गलती हुई, पहले गलती मान हुई कि नहीं हुई, है ना, ये आदमी को, है ना, छोटा सिद्ध करने का या गलती मनवा के हम उसको ठीक कर लेंगे, ऐसा नहीं हुआ, है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बेसिकली जो जर्नी है, तो तर्क हमारे पास उपलब्ध हो गया, तर्क पूर्वक पढ़ना हमको आता है, पढ़ने से उसका अर्थ हमको स्वीकार होता है, अर्थ के मूल में जो वास्तविकता है उसको पहचानने की प्रक्रिया दर्शन में उपलब्ध है। धीरे धीरे उस तरफ हमारा ध्यान जाएगा। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है मैं अस्तित्व, अपने आप में अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। सूत्र है ये, है ना। अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है का मतलब है कि पूरी सृष्टि नियम पूर्ण है। यदि पूरी सृष्टि नियम पूर्ण है तो जैसे जैसे मैं उस नियम को पहचानता हूँ, मेरा भाव और विचार उस अर्थ में स्थिर हो जाता है, उसमें निश्चितता आ जाती है। इस आधार पे मैं स्वनियंत्रित होता हूँ, इस आधार पे मैं स्वानुशासित होता हूँ। सभी स्वानुशासित हो सकते हैं, यही स्वराज्य है। अब किसी को नियंत्रित करना है, अब हमको दूसरे को नियंत्रित करना है। हमको दूसरे को नियंत्रित करना है कि नियंत्रित होना है? हमको दूसरे को चलाना है कि चलना है? हमको किसी को नहीं चलाना, हमको चलना है। हमको किसी को अनुशासित नहीं करना, अनुशासित होना है। अनुशासन पूर्वक जीने की महिमा को सामने वाला सुनना ही चाहता है, वो भी दुख से मुक्त होना ही चाहता है, परेशानी से मुक्त होना ही चाहता है, वो भी सुन लेगा। ये हो गया तो क्या हो गया, ये हो गया तो मेरे पास मानव मन से संचालित है और मन में समाधान आ गया, इसी का नाम मंत्र है। मंत्र उपलब्ध हो गया। मंत्र की परिभाषा क्या है? मनः तारयते इति मंत्र। जो मन को तार दे, क्या चीज से तार दे? समाधान के रूप में उपलब्ध हो जाए। समस्याओं से तार दे, तो समस्याओं से तार दे, इसका नाम मंत्र है, इसका नाम तो समाधान ही मंत्र है। तो समाधान उपलब्ध हो रहा है। समाधान उपलब्ध हो गया तो मैं क्या हो गया? समाधान उपलब्ध हो गया तो मैं मंत्री हो गया, मंत्री पद उपलब्ध हो गया। बहुत जोर से बजाई, बहुत दिन से तलाश थी मंत्री पद की। तो कुछ ही लोग मंत्री बनेंगे कि हर व्यक्ति मंत्री है? हर व्यक्ति मंत्री है ना। हम मंत्री हो गए तो अपना मंत्रालय चला ही लेंगे। मंत्री हो गए तो हमारा मंत्रालय सफल है, मंत्री हो गए तो हमारा मंत्रालय सफल है। इसी का नाम शासन है,
इसमें स्व साइलेंट है, स्वशासन। मंत्रालय वो जो होता है, वो जो राजनीति का इतना आकर्षण है उसको एड्रेस कर रहा हूं। उधर तो पता नहीं मंत्री पद मिलेगा नहीं मिलेगा, अपने घर में उपलब्ध हो सकता है। शासन और प्रशासन में क्या फर्क है? शासन और प्रशासन में क्या फर्क है? मोदी जी को छोड़ के कौन बताएगा? शासन और प्रशासन में क्या फर्क है? प्रशासन एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो शासन द्वारा लिए गए निर्णयों को। आप कहाँ हो? अच्छा, शासन जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं और प्रशासन के जरिए उन निर्णयों को एग्जीक्यूट कराया जाता है। तो शासन किसको बोलते हैं? शासन जो नियंत्रित करता है। कौन करता है? एक सिस्टम। कौन होता है वो? मानव से बना हुआ एक सिस्टम, मानवों का एक तंत्र। क्लियरली बताओ ना यार, साफ साफ गोल गोल बात कर रहे हैं। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो जनप्रतिनिधि है, जो जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि के रूप में जो चुना हुआ व्यक्ति, जिसको हम पीएम या सीएम के रूप में बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? मोदी सर, केंद्र में मोदी सरकार है, राजस्थान में कौन है? गहलोत सरकार है। इसका मतलब है कि बेसिकली जो विजन डॉक्यूमेंट है, जो मंत्र उसके पास है, विजन उसके पास है, इसलिए उसको, तो ये शासन है जो उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो प्रशासन और फाइनली रिजल्ट क्या आना है? स्वराज्य। रिजल्ट क्या आना है? स्वराज्य। तो पहले स्वराज्य देश में आएगा कि घर में आएगा? है ना? तो इसलिए मंत्री के लिए टिकट उन्हीं लोग को मिलना चाहिए जिनके घर में स्वराज्य है। तो ये तो देखो आगे पीछे होगा ही। तो एक क्लैरिटी, मैं सिर्फ क्लैरिटी बनने की बात कह रहा हूं, तो एक क्लैरिटी हमारी ये बन गई। तो हम ये कह रहे हैं कि मंत्र की परिभाषा है कि जो मन को तार दे, समस्याओं से तार दे, उसका नाम मंत्र है। मैं समाधान से संपन्न हो गया तो मैं मंत्री हो गया, मंत्री हो गया तो मेरा घर सफल हो जाए, मेरा ऑफिस सफल हो जाए। ऑफिस सफल होने का मतलब है कि दूसरा भी मंत्री हो जाए, ठीक है, सबके पास मंत्र आ जाए। मंत्र आ जाए का मतलब है कि सभी स्वानुशासित हो जाएं, स्वनियंत्रित हो जाएं। और एक दिन में होगा ये एक दिन में होगा? नहीं होगा। तो इसमें जो ट्रांजिशन होगा उसमें संघर्ष होगा। इसमें जो ट्रांजिशन होगा, इसकी जो यात्रा होगी उसमें संघर्ष होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? कैसे होगा? अभी ब्रेक के दौरान एक सज्जन बोल रहे थे, ये बात सुनने में इतनी अच्छी लग रही है, फिर इतना स्ट्रगल क्यों है ना? तो स्ट्रगल किस बात का है? देखिए, एक व्यक्ति अपने आप में भ्रमित मानसिकता के साथ है, जिंदा रहने को जीना मानता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये अपने आप में कुशासित है कि सुशासित है? ये अपने आप में कुशासन है। सोच चाहता कुछ और है, सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, होता कुछ और है। इसका नाम कुशासन है। अब ये व्यक्ति कंटेंट के संपर्क में आता है, ये व्यक्ति दर्शन के संपर्क में आता है, तो कम से कम दर्शन की रोशनी में इसको एक रेफरेंस मिलता है कि सही मैन टू मैन वेरी करता है कि सही यूनिवर्सल होता है। तो एक बार ये रेफरेंस मिलता है कि सही यूनिवर्सल होता है, मानव के बारे में यूनिवर्सली कुछ कहा जा सकता है, तो कम से कम अब जो मान्यताओं से चलता हुआ व्यक्ति था वो इसका अनुकरण अनुसरण करने लगता है। इस प्रकार ये व्यक्ति कुशासन से सुशासन में आ जाता है। अभी माल अपना नहीं हुआ है, लेकिन उस वातावरण के प्रभाव में
जो अभी तक हम आस्थाओं को मान रहे थे, अभी तक आस्था किसी व्यक्ति के प्रति था, किसी भगवान के प्रति था। इसलिए दर्शन में एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि मानव का इष्ट ज्ञान है। यहां आस्था इस बोलने वाले व्यक्ति के प्रति नहीं जगाई जा रही है। आस्था किसके प्रति जगाई जा रही है? कंटेंट के प्रति आस्था जगाई जा रही है। और एक लेवल का क्रॉस चेक ये है कि लॉजिकल कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, तर्कपूर्ण बात हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि तर्कपूर्ण बात होती है तो आपके पास मना करने का ग्राउंड खत्म हो जाता है। जब मना करने का ग्राउंड खत्म हो जाता है तो शोध करने की आवश्यकता बन जाती है कि सुनने में तो ठीक लग रहा है, जिया जा सकता है कि नहीं जिया जा सकता है। तो इसके लिए फिर आगे शोध शुरू होता है, तो आगे समझने की यात्रा शुरू होती है। तो किसी पॉइंट पे समझ बनना शुरू हो, यहाँ पे मानना शुरू होता है। मैंने देख लिया कि तर्क के रूप में पूरा है तो मानना शुरू हो जाता है। इसको आस्था भी कह सकते हैं। पहले ये आस्था किसी व्यक्ति के प्रति थी, किसी देवी देवता भगवान के प्रति थी। अभी ये आस्था कंटेंट के प्रति है। तो कल को मैं कोई गलती कर सकता हूँ। मैंने दावा नहीं किया है कि मैं अंतिम स्थिति को पा गया हूँ, तो मैं कोई गलती कर सकता हूँ। मैं कोई गलती कर भी दूँ तो भी आपको लगेगा ठीक है, अभी सोम भाई भी राह के यात्री थे, कोई गलती जब तक आदमी पूरा नहीं है कोई गलती कर ही सकता है, पर मैं तो समझ के बेहतर जी ही सकता हूँ। क्या लगता है? तो व्यक्ति के प्रति आस्था से वस्तु के प्रति आस्था, नियम के प्रति आस्था। जैसे हम आइंस्टीन का नियम पढ़ते हैं, आइंस्टीन का नियम पढ़ते हैं तो आइंस्टीन को अगरबत्ती नहीं दिखाते ना, हे आइंस्टीन ध्यान रखना, ऐसा नहीं करते हैं, है ना। हमको नियम समझ में आता है तो नियम के प्रति हमारी पूरी तरह से आस्था है, बल्कि विश्वास भी किसी सीमा तक है ना। लेकिन ठीक है, उस व्यक्ति के प्रति भी हमारी श्रद्धा हो ही जाती है कि जिसने उस नियम को पहचाना। तीसरी स्थिति बनती है, दूसरी स्थिति बनती है कि जब मैं समझने की यात्रा पूरी करता हूं तो सुशासन से मैं व्यवस्था में शिफ्ट होना शुरू हो जाता हूं और एक दिन उसकी पूर्णता को पा लेता हूं। तो सारी यात्रा कैसी है? एक व्यक्ति की यात्रा। अभी हम बहुत कंफ्यूज्ड है ना। धीरे धीरे शिविर के दौरान आगे चलते हैं तो हमारा बहुत सारा कंफ्यूजन भी दूर होता है। लॉजिकली हम चीज़ों को जांचते हैं, प्रैक्टिसेबल है कि नहीं है उसको जांचते हैं। उस क्रम में हमको चीज़ें ठीक लगने लगती हैं तो हमारा मानने का मन करता है, हम उसको मान पाते हैं तो कम से कम उसकी रोशनी में जो बहुत सारा कन्फ्यूज़न, गलतियों से बचते हुए हम पहले से कुछ व्यवस्थित होते हैं और इस क्रम में हम धीरे धीरे व्यवस्था में शिफ्ट होते हैं। एक व्यक्ति की यात्रा ऐसी है तो परिवार की यात्रा कैसी होगी? परिवार की यात्रा ऐसी होगी जैसा अभी भाई जी ने बताया। शिविर में कोई एक व्यक्ति आता है, पत्नी आती है तो पति को ले आता है, पत्नी व बच्चे आते हैं तो माँ बाप को ले आते हैं और धीरे धीरे पूरा परिवार आता है, धीरे धीरे पूरा गांव आता है। अभी लगभग मांडविया जी के परिवार ने तय किया है कि वो बेटी भूमि है ना, भूमि की शादी में जितने रिश्तेदार आएंगे सबके साथ 7 दिन का शिविर। और वो शिविर गांव में करेंगे, अपने पैतृक गांव में करेंगे। जितने हमारे गेस्ट होंगे वो लोगों के घरों में ठहरेंगे, पूरे गांव में ठहरेंगे। आप गांव में जाएंगे तो गांव वाले भी आएंगे ही। तो एक व्यक्ति के बदलने, एक व्यक्ति के जुड़ने से परिवार में 2 हुए, 4 हुए, कुटुंब हुआ, पूरा गांव हुआ। और भाई साहब जिस दिन एक गांव में थोड़ा सा मामला हिल डुल गया उस दिन तो फिर बहुत गांव हिलने वाले। तो ज़्यादा दूर नहीं है और ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो ये हमारी क्लैरिटी बनी कि परिवार की यात्रा भी कैसी होगी। अभी परिवार में खींचतान चलता है, कुशासन है। पूरा परिवार शिविर कर लेगा तो सुशासन हो गया और पूरे परिवार में 1-2 लोगों की क्लैरिटी अच्छी बन गई तो व्यवस्था की ओर यात्रा घर में शुरू हो गई। तो इस दर्शन का सबसे पावरफुल पॉइंट है, इस संसार में एकमात्र प्राकृतिक संस्था परिवार है, बाकी सारी संस्थाएं मैन मेड हैं। यदि ये प्राकृतिक संस्थाएं अपने प्राकृतिक स्वरूप को पा जाए तो बाकी सारी संस्थाओं पे भी हम अधिकार को पा जाएंगे कि हो सकता है। तो इस रूप में देखा तो फिर स्ट्रगल किस बात का है? स्ट्रगल किस बात का है? इस यात्रा में स्ट्रगल है। किस बात का स्ट्रगल है? सच्चाई को समझने में स्ट्रगल है? नहीं।
सच्चाई को समझने में स्ट्रगल नहीं है, जो अब तक कमाया था उसको अनलर्न करने में स्ट्रगल है। जो कंडीशनिंग हमारी अभी तक हुई है, जो अब तक हमने माना है, मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, अमीर हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, जो भी कंडीशनिंग मेरी अभी तक हो रखी है, जैसा मैंने अपने बारे में मान रखा है ना, उसका दबाव काम करता है। उसमें जो कुछ भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो कुछ भी हम बोलते आए हैं, वो सबसे थोड़ा बहुत जूझना पड़ता ही है। और इतनी बड़ी बात बिना जूझे मिल जाएगी तो मजा भी क्या आएगा। इतना बड़ा धरातल बिना जूझे मिल गया तो खैर वो सब पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। और जब कोई आदमी अकेला चलता है ना, तब ऐसा लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। जब परिवार मिलके चलता है तो बहुत आराम का काम है। तो इसका मतलब है कि मेरे को इंजीनियरिंग करना है तो मैं घर छोड़ के इंजीनियरिंग के वातावरण में चला जाता हूं, जहां इंजीनियरिंग पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले इकट्ठे हो गए हैं। मुझको मेडिकल साइंस करना है तो मैं घर छोड़ के मेडिकल साइंस के वातावरण में चले जाता हूं। सभी कर लेते हैं। परिवार में जागृति का वातावरण बन गया तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ताली बजा सकते हैं। संकोच कर रहे थे। परिवार कोई अद्भुत चीज है। परिवार कोई अद्भुत चीज है जहां आदमी को वो मिलता है जिसके लिए वो जिंदगी चलाता है ना। तो मेरे को लगता है कि देखो, हम स्वयं को शरीर मानते हैं, जिंदा रहने को जीना मानते हैं, और शरीर मरता है, इसलिए इस धरती का नाम मृत्युलोक है। मृत्युलोक सुना है कि नहीं सुना है? ये धरती को क्या बोलते हैं? मृत्युलोक। अब ये समझ में आया कि जिंदा रहना जीना नहीं है। जीने का मतलब जिंदगी को समझना है। यदि परिवार में जिंदगी समझ में आ गई तो ये मृत्युलोक कहलाएगा कि जागृति लोक कहलाएगा? तो ये धरती जागृति लोक कहलाएगा। अरे अपनी किस्मत नहीं, इस धरती की किस्मत लिखने का समय है। सर एक सवाल है, पूछ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। सर अभी हमने पूरा कैनवास समझा है, तो अभी जो आपने समझाया, थोड़ा माइक दूर कर ले। अभी जो आपने समझाया है उसमें भी ऐसा नहीं हो सकता है कि क्या ये एक प्रलोभन दिया जा रहा है इस तरह से? तो और अगर हम प्रारंभिक स्तर पे देखें तो हो सकता है कि एक आस्था निर्मित हो जाए हमारे भीतर। ठीक बात है, इस तरह से ठीक बात है। तो बिल्कुल आपके कहने में कोई गलती नहीं है। आपको आश्वासन दिया जा रहा है कि ये संभव है। बोर्ड पे ऊपर लिखा ही है कि मानना नहीं है, जांचना आपका काम है। और पहला लेवल कहा गया है कि पहला लेवल ये है कि यदि हम किसी बात को तर्कपूर्ण है ये स्वीकार कर पाते हैं, तो पहले ये चेक करना है कि कोई बात तर्कपूर्ण है कि नहीं है। तर्कपूर्ण होगी तो आपकी मना करने की हैसियत खत्म हो जाती है और वहां से जानने की आवश्यकता बन जाती है। जानने की आवश्यकता बन जाएगी तो आगे चलेंगे। क्योंकि सर अभी तो 5 दिन बाकी है। क्योंकि हाँ सर 5वें दिन देख लेते हैं। हाँ, क्योंकि सर वो 5वें दिन देख लेते हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी भाई। हाँ जी। वो आप भी क्या कमाल ढा रहे हो कि वो इतना माला में मोती की तरह पिरोया आपने। मानव जो मन से संचालित, हाँ, मन जो मानता है उसके आधार पे जीता है। मन को सुख से भर दे, वो समाधान हो गया मंत्र। और जिसके पास ये मंत्र है मन को भरने का, वो हो गया मंत्री। तो पहले तो कुछ ही मंत्री बन सकते थे, एक ही मुख्यमंत्री। अब तो हर व्यक्ति मंत्री बन सकता है। बहुत मेहनत किया। अब आप कितने टिकट बांटो, पूरे राजस्थान का ठेका आपके पास। हाँ जी। मुख्यमंत्री मतलब अनुभव संपन्न।
अब उसका टाइम नहीं आया ना। हाँ जी, सभा के लिए खूब धन्यवाद। लिख डालिए क्या समझ में आया, इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया, क्या सोचकर जी रहे हैं, क्या मानकर जी रहे हैं, क्या अधूरापन दिखाई देता है, कैसे पूरा होने की संभावना है, एक बार लिख डालिए। व्यवस्था को समझने की कोशिश की, नेचर में व्यवस्था को देखा, हम किसको व्यवस्था मान रहे हैं उसको देखा, उसके कंपोनेंट क्या हैं उसको देखा, उसकी दिशा किधर जा रही है उसको देखा, संभावनाएं क्या हैं उसको देखा। ठीक, इस प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को देख के अब मुझको क्या करना है ये देखना है। जब तक पूरा ऐसा फ्लो बना, मतलब मुझको नहीं पता कि आप ऐसे ही सोच रहे होंगे, लेकिन हमने क्या करने की कोशिश की है और मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वो क्लैरिटी नहीं है तो मेरी दृष्टि वैसी नहीं है तो फिर मैं वो चीज़ नहीं निकाल पाऊंगा। कुछ लोग शेयर करना चाहेंगे, बोले। आपका पहला शिविर है? पहला शिविर है? यूट्यूब वाले। यूट्यूब वाले, अच्छा। भैया मतलब ऐसा 20 साल के बाद ये सिस्टम हो जाएगा धराशायी, वो अभी ही कहीं ना कहीं दिखता है। नहीं, धराशायी तो अभी है। हाँ, 20 साल के बाद ये नया, अभी जो हमको थोड़ा सा निराशा जैसा लगता है कि कुछ निराशा जैसा लगता होगा है कि नहीं होगा, ये सब निराशाएं खत्म हो जाएंगी। हाँ, तो अभी भी देख के लगता है धर्म गुरु से दूर रहो, न्याय पुलिस से दूर रहो, स्वास्थ्य में डॉक्टर से दूर रहो, समाज से अपने को क्या लेना देना है, सब चीज़ें छोड़ दो। मतलब होता है ना, पॉलिटिक्स से दूर रहो, सब में गंदगी फैली है। तो उसके बाद जो प्रकृति के हिसाब से जो नया दर्शन ने जो दिया, उसमें देख के लगा डॉट्स सारे, पहले तक तो हम डेफिनेशंस परिभाषाएं पढ़ रहे थे, वो डॉट्स कनेक्ट होने के बाद आप मतलब रास्ता नज़र आया कि हमें क्या करना है। उसमें जो आपने बोला पहला स्ट्रगल है अनलर्निंग का, वो भी ठीक है। दूसरा भी है भैया, जो अभी हमारे पास हमने जो पद का अपना जो बोझ एक लाद रखा है, मैं बेटी हूँ, मैं किसी की वाइफ हूँ, मैं किसी की बहू हूँ, उस पद से उतर के विद्यार्थी के पद को लेना है। और खुद तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन बाकी फैमिली मेम्बर्स को स्वीकार कराना है कि मुझे अभी विद्यार्थी बनने के लिए मुझे ये समय चाहिए। वो भी एक बहुत बड़ा काम है। मतलब जैसे अनलर्निंग एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ लग रही है, वो भी। जवाब दो भाई। अच्छा, मैं बताता हूँ। हेलो, हाँ, तो बेसिकली ये इसका इंटरेस्ट रहता है इन सब चीज़ों में। ये यूट्यूब वगैरह भी देखती है और काइंड ऑफ योगा वगैरह इन सब चीज़ों में जो भी हमारा ये हम तंत्र कहते हैं ना, जो लॉजिक जिसमें मुझे लगता नहीं है, उससे अलग थोड़ा सा है योगा। ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ उन सब चीज़ों के लिए। तो ये मुझे साथ में लेके आई है। तो इट्स लाइक कि हम लोग जो है ना, पहले हापुड़ में शिविर करने वाले थे, बट किसी कारणों से हम लोग कर नहीं पाए।
तो इसने मुझे बोला कि हाँ मुझे लेके जाओगे आप, तो मैंने कहा था इस बार जहाँ भी होगा मैं लेके जाऊँगा। तो हम लोग इसी की वजह से हम यहाँ पे आए हैं। हाँ अच्छा, तो इसी की वजह से हम लोग यहाँ कौन कौन आए हैं फैमिली से? हम दोनों ही आए हैं। हम दोनों ही आए हैं वहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि कुछ इश्यूज हैं या कुछ ऐसा है, दोनों के जो संबंध की बात की जाए वो भी काफ़ी अच्छी है। और मेरी लर्निंग क्या हुई मैं उसके बारे में बताता हूँ। जैसे इसने कहा कि टाइम चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मुझे कोई इशू नहीं है इसके टाइम में, मतलब मुझे नहीं होता। बट आपको पता है कि मैं जो है या कोई भी होता है, फैमिली सिर्फ एक बंदे से संचालित नहीं होती। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ऑफ कोर्स द सीनियर्स एंड एल्डर्स ऑफ योर लाइक फैमिली और समथिंग। तो ऑफ कोर्स मम्मी पापा भी हैं उस चीज़ में, तो मुझे इशू नहीं होती। हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग जो है काफ़ी अच्छे लेवल का है। हम लोग 6-7 सालों से पहले भी थे, तो काफ़ी, जितना मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा। शादी को कितने साल हुए? शादी को तो 1 साल ही हुआ है। 1 साल हुए हैं शादी को, बट हम लोग एक दूसरे को काफ़ी पुराने टाइम से जानते हैं, तो वैसा है। तो मुझे इशू नहीं है। मेरे ख्याल मम्मी पापा भी अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को, वो कोई इशू नहीं है, वो तो चलेगा उसमें। मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। जैसे सर कह रहे थे पीछे कि जो वहाँ पे बता रहे थे वही बताओ। तो मेरे क्या था कि मेरे लिए किसी को ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, सच में बताऊँगा। मुझे धर्मगुरु और ये सब चीज़ें जो होती हैं, मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। मेरी फैमिली का बैकग्राउंड भी नहीं है वैसा कि वो लोग ट्रस्ट करते हो, तो मेरा भी नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कि मैं भगवान में ट्रस्ट नहीं करता। मेरी बहुत अच्छी, मतलब ये है कि मैं उन सब चीज़ों में लॉजिक नहीं ढूंढता। ऑफ कोर्स लाइक भगवान, जब जहाँ आप आस्था होती है, आपने वर्ड कहा था आस्था, तो वहाँ पे आप लॉजिक नहीं ढूंढते। तो मैं भी उस चीज़ में लॉजिक नहीं ढूंढता, मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि लॉजिक ढूंढूंगा तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन और तर्क निकलेंगे, जिसका सोल्यूशन मैं अगर ढूंढूंगा तो उसके सोल्यूशन 2 तरीके के आते हैं। एक आता है कि कहानियाँ सुनो और उसको मान लो, और एक दूसरा है कि आप सच में पॉजिटिविटी ढूंढोगे। तो आप अगर मिसिसिपी एज और हड़प्पा और उससे पीछे सदियों में जाओगे तो आपके पास कुछ वैसा नहीं है, प्रूफ नहीं है समथिंग। ये सब है कि हाँ ये लोग मानते हैं और आपको भी मानना पड़ेगा, आपको मानना चाहिए, मत मानो। मैं उनमें से हूँ जो मानते हैं। यहाँ पे जब आया तो ज़िंदगी मेरे लिए वही एक कॉमन वर्ड था। इट्स नॉट लाइक जीना और ज़िंदगी मेरे लिए 2 वर्ड नहीं थे मेरी डिक्शनरी में, और डिक्शनरी में तो ऑफ कोर्स थे, बट ये है कि ज़िंदगी में 2 वर्ड जो है अब जाके जुड़ा है, जीना वाला। फर्स्ट डे तो मेरे को समझ में नहीं आया। फर्स्ट डे मुझे यही लगा कि जो मोरल साइंस मैंने 6th और 7th क्लास में या 5th क्लास में पढ़ा था, वही चीज़ रिपीट हुई है बिल्कुल, कि बड़ों का सम्मान करो, आदर करो, और पेड़ पौधों में भी जान होती है, उनकी रक्षा करो, एनवायरनमेंट को मतलब बेसिकली नुकसान ना पहुंचाओ, जितनी हद तक आप बैलेंस कर सकते हो, अपना जितना दे सकते हो उतना दो। बट सेकंड डे से सच में मुझे अच्छा लगा। मुझे कुछ टॉपिक्स जो यहाँ पे पढ़े, मतलब सुना मैंने, काफ़ी अच्छा लगा। जीना और ये सारी चीज़ें और जो आपने बताया, तो मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग है। ऑफ कोर्स मेरा इनिशियल फेज है टू मूव फ्रॉम लॉजिक ना। क्या करते हो? मैं भी एक IT इंजीनियर ही हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हूँ मैं, तो मेरे को भी लॉजिक समझ में आता है। तो लॉजिक मुझे समझ में आ रहा है। फर्स्ट डे मेरे लिए कहानियाँ थी, सेकंड डे और थर्ड डे में मुझे सच में लॉजिक लगा इन सब चीज़ों में। मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे। मैं नहीं कहूँगा कि मेरे को जीना आता है, मैं सीख गया हूँ आज, मेरे को नहीं आया। मेरे को सिर्फ इतना आया है कि हाँ मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ उन सब चीज़ों को। एक चीज़ और थी मेरे दिमाग में, एक क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ये अभी तक ये था, इसके बारे में अगर बढ़िया थैंक यू। सो मेरा जो था क्वेश्चन, जैसे हमने कहा कि आस्था, हमेशा ये क्या होता है कि मानवता में जो ना एक चीज़ होती है जिसको हम डरा के रखते हैं, जैसे भी करके रखो, भगवान है उनसे डरते हैं, या पेरेंट्स है उनसे डरते हैं, या ऑफ कोर्स वेस्टर्न वर्ल्ड में इतना कुछ नहीं है, बट क्रिश्चियन लोग वहाँ पे भी हैं, वो भी कुछ ना कुछ कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो हम लोग जो कह रहे हैं कि 20 साल के बाद ये मूव हो जाएगा टूवर्ड्स द आस्था एंड जीना काइंड ऑफ थिंग जो है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि, मतलब ये चांसेस भी बनते हैं ना इसके कि यहाँ से मूव होने के बाद, जैसे उन्होंने न्यूक्लियर फैमिली ऑप्ट करनी शुरू कर दी वेस्टर्न वर्ल्ड ने, हम लोग काफ़ी कुछ फॉलो कर रहे हैं। मतलब हम 1950 तक जो थे, जब भी हम आज़ाद हुए थे, उससे पहले, और अब जो 2021 चल रहा है, तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड से हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। हमने IT इंडस्ट्री वहीं से उठाई है, सारी चीज़ें वहीं से उठाई है। इवन हम लोग चाहते भी हैं कि हम जाके जॉब वहीं करें। मतलब युवा ऐसे यूथ यही क्वेश्चन करता है कि हाँ, मतलब यही चाहता है कि भाई कहीं जाके वहीं सेटल हो जाते हैं, बहुत बढ़िया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए लाइफ में, फैमिली में, समाज में, हर जगह आपका बहुत बढ़िया नाम हो जाएगा आप अगर वैसा हो गए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो चीज़ वहीं जाके जुड़ेगी और ये वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ नहीं मूव हो जाएगी? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी 100-150 सालों से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं, बिकॉज वो भी न्यूक्लियर फैमिली में अभी से नहीं रह रहे, बहुत पहले से रह रहे हैं वो लोग। धर्म पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते वो लोग, बट फिर भी
यही शासन के साथ ही जो भी है उनका सुशासन है या कुशासन है, वो जो भी है मैं उसमें नहीं करूँगा कुछ कमेंट, बट वो दोनों तरीके से चले जा रहा है। वो 1.5 साल से 100-150 सालों से चला जा रहा है। तो हमारा नहीं है कि हम लोग भी उसी में मूव कर जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जितने बंदे गैदर हुए हैं तो मैं लेता हूँ कि 500 पीपल्स यहाँ पे हैं, और जो हमने जिनको भी ये लर्निंग करवाई है, जो चीज़ें हैं वो 1 लाख लोग होंगे, 2 लाख लोग होंगे, बट द पॉपुलेशन इज़ 140 करोड़। सो 140 करोड़ में अगर हम 2 लाख लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो हम आगे स्कोप में क्या देखते हैं फिर? अभी 5 दिन है। करेंगे, लास्ट डे बात करेंगे। ठीक है, खूब बढ़िया। तो स्थिति क्या निकली कि गुंजाइश है एक से, देखो एक जमाना था जब पति पत्नी की सुनता नहीं था, आजकल जमाना एकदम उल्टा है। 1 से 2 होने में प्रॉब्लम है, 2 से 5 होने में प्रॉब्लम नहीं है, 10 होने में प्रॉब्लम नहीं है। तो संभावनाएं बहुत बढ़िया हैं। हाँ, लेकिन हम भी कैसे उस बात की गरिमा को समझ के, एक परिवार की गरिमा को समझ के कैसे सुलझे हुए कदम उठाएं ताकि चीज़ें कनेक्ट होती चली जाए। बढ़िया। हाँ जी। ऑनलाइन स्टूडेंट। हाँ, ऑनलाइन। तो भैया अब तक जो समझा कि पूरे अस्तित्व को यूनिवर्स में 4 अवस्थाएं हैं, पदार्थ, जीव, प्राण और हम लोग। और अगर मानव से आगे कनेक्ट करें तो मानव, परिवार, समाज और मानवकृत व्यवस्थाएं। तो देखने में यह है कि सारी चीज़ें अपने आप में व्यवस्थित हैं, मानव भी व्यवस्थित है। अगर शरीर के रूप में देखें तो सिर्फ काम छोटा सा है कि अपनी कल्पनाशीलता पे ही काम करना है। तो काम बहुत छोटा दिख रहा है, अगर देखें तो हर चीज़ अपने आप में व्यवस्थित सी ही दिख रही है। सिर्फ मानव की कल्पनाशीलता पर ही थोड़ा काम करना है, बाकी तो सब कुछ व्यवस्थित है ही। और ईस्ट और वेस्ट तो वैसे पृथ्वी घूम रही है, तो कौन सा ईस्ट कौन सा वेस्ट, तो एक कोई रेफरेंस ले लिया। बाकी मानव, पूरे पृथ्वी मानव 850 करोड़ 750 करोड़ जितने भी हैं, सभी की मूल चाहना, जो बेसिक एस्पिरेशन है, वो तो हैप्पीनेस ही है, सुख ही है। तो मुझे लगता नहीं है कि वेस्टर्न का मानव अलग है या यहाँ का मानव अलग है या ट्रैवल अलग है। सबकी मूल चाहना तो सुख ही है। एक बार सुख को समझ जाएंगे, कल्पनाशीलता में उसको थोड़ा सा दर्शन की रोशनी में समझ बन जाएगी, व्यवस्था बनाने में तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है नहीं। ऐसा मुझे थोड़ा विश्वास बन रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं। 2 लाख हैं, 1 लाख हैं, लेकिन जैसे ही समझेंगे तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा समय जो ग्रोथ हम देख रहे हैं फिजिकल ग्रोथ, ये भी बहुत 50 साल की है। 20 साल पहले मोबाइल आता तो 1 लोगों 2 लोगों पे, बहुत लोगों में कम पर था। लेकिन अब देखते हैं कि 500-600 करोड़ लोगों को मोबाइल 20 साल में ही हो गया। तो जब एक इंस्ट्रूमेंट 20 साल में हो सकता है तो कल्पना, थोड़ी समझ, इसमें तो कुछ देना भी नहीं है, इसमें तो कोई फिजिकल चीज़ कुछ देनी ही नहीं है, सिर्फ समझ देनी है, भेजनी है। वो भेजनी भी नहीं है, वो अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो मुझे तो लगता है 20 साल में भी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, कम से कम अभी जैसी स्थितियाँ हैं उससे बेहतर स्थितियाँ होंगी। हाँ, बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, आप यहाँ से बोल रहा हूँ। हाँ, आपने अभी जब कहा कि शेयर करो, तो मैं और मेरी पत्नी आपस में बात कर रहे थे और ये यात्रा बड़ी सुंदर लगी आस्था और तर्क की। और मुझे ये रियलाइज हुआ कि किसी भी तर्क की अंतिम परिणति आस्था में होती है। और तभी, और अगर इस रास्ते से कोई आस्था बनती है तो वो अड़िग होती है, मजबूत होती है। बहुत बढ़िया। और इंटरनलाइज। ये क्या बोल रहे हैं? व्यक्ति के प्रति आस्था या वस्तु के प्रति, मतलब नियम के प्रति आस्था? तो ये मुझे एक सहसंबंध दिखाई दिया आस्था और तर्क में। एक जो विरोधाभास जिसमें हम कहते हैं कि दूसरे एक दूसरे के विरोधी हैं, वस्तुतः है नहीं। क्योंकि जहाँ पर भी आस्था का प्रश्न है, वो प्रश्न ही वास्तव में अज्ञात का है। बहुत बढ़िया। और अज्ञात को जानने की जर्नी बड़ी कष्टप्रद है, इन सब तरीकों से गुजरना पड़ता है। और इतना जानने का हम प्रयास नहीं करना चाहते, इसलिए हम मान लेते हैं, कहते ये पूर्वजों ने किया इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन उसका रास्ता भी गुजरता तर्क से ही है। तो ये एक मेरे को सहसंबंध भी दिखाई दिया, लेकिन विरोधाभास तो मुझे नहीं दिखा। बहुत बढ़िया। क्योंकि एक एग्जाम्पल से कहना चाहूँगा, अगर मैं मनुष्य के रूप में आपका आदर करता हूँ, किसी का भी, और आपको मनुष्य समझता हूँ, तो ये एक आस्था है। और आप मुझे मनुष्य समझते हैं तो ये भी एक आस्था है। लेकिन इस आस्था को अगर बायोलॉजी में समझना है तो आपको जीव विज्ञान की एक लंबी श्रृंखला में से गुजरना पड़ेगा। और एंड रिजल्ट यही होगा कि आप मनुष्य हैं और मैं भी मनुष्य हूँ।
तो तर्क से वही परिभाषित होगा। तो तर्क और आस्था एक ही, लगभग एक ही है, ऐसा मेरा मानना है। जी, मैं भैया जो कुछ भी करता हूँ बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अपने सुख के लिए करता हूँ, और वो सुख भी मुझे निरंतर चाहिए। जो अब तक मैं समझाऊँ 2-3 दिन का प्रश्न निकाल के बोल रहा हूँ कि मैं जो कुछ भी करता हूँ सिर्फ अपने निरंतर सुख को प्राप्त करने के लिए करता हूँ। सुख प्राप्त करने के लिए मुझे अपने स्वीकार करने के क्षमता का जो दायरा है उसे बढ़ाना है। स्वीकार करने की क्षमता के दायरे को बढ़ाने के लिए मुझे समाधान खोजने के दायरे को बढ़ाना होगा, और समाधान खोजने के लिए मुझे जो सिस्टम की व्यवस्था है, थोड़ा इधर आ जाओ, कैमरा इधर है। वो सर नहीं दिखेंगे ना? हाँ ठीक है, अब दोनों दिखेंगे। हाँ, तो स्वीकार करने की क्षमता का जो दायरा है उसको बढ़ाने के लिए मुझे बेसिक समाधान खोजने का जो दायरा है वो बढ़ाना होगा, और समाधान खोजने के दायरे को बढ़ाने के लिए मुझे जो व्यवस्था है उसको समझना होगा। और व्यवस्था को समझने के जो तरीके अभी तक मैं समझ पाया हूँ वो मुख्य रूप से सही और पवित्र विचार और क्रियाविधि है। अब सर यहाँ तक तो समझ में आया कि सही और विचार के थ्रू आप तर्क से चैतन्य तक की यात्रा करना संभव है, और उससे स्वयं पे प्रति विश्वास के थ्रू संबंध में और स्वराज्य की प्राप्ति की जा सकती है, ये समझ में आ रहा था। बीच में एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आया था, वो आया था सही विचार। जो विचार हैं, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि आपके जो विचार हैं वो ही सब कुछ चेंज करने की क्षमता रखते हैं, विचार। सर आस्था और तर्क में एक कहीं पढ़ा सुना है, द सीक्रेट कहीं पढ़ा हुआ था, जिसमें कि आप जो भी सोचते हैं विचारते हैं उसके अनुरूप आपको प्रकृति रिटर्न देती है। कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं कि तारे चेंज होने लगते हैं, या जिस चीज़ को आप चाहते हो शिद्दत से वो मिलने लग जाती है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से समझाया है। पर तर्क जो है ये एक तरीके का वो तर्क ही दे रहे थे कि आस्था को मानने के लिए एक तर्क दिया जा सकता है, और उसी तर्क के बेस पे आस्था दोनों पैरेलल चल सकते हैं। बढ़िया, ठीक तो। हाँ जी, एक सवाल था, ये थोड़ा समझाना मुश्किल होगा पर कोशिश करता हूँ। जैसे स्कूल में था तब से ये सवाल आता था कि हम क्यों जी रहे हैं। बहुत बढ़िया। फिर कॉलेज में आया तो पुस्तकें पढ़ने लगे, थोड़े गुरुओं के पास गए, तब जाके एक समझ आया कि जो सत्य है वो हमारे लॉजिक के परे है। बिल्कुल ठीक। वो सबके मतलब मेजॉरिटी लॉजिक के परे है। कोई कोई महर्षि होते हैं, तो अगर आप हमें लॉजिक से कन्विंस कर रहे हो, नहीं यहाँ भी यही कह रहे हैं कि सत्य लॉजिक के परे है। हाँ, पर सत्य पूर्वक, सत्य मतलब लॉजिक पूर्वक सत्य को प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन उसका रियलाइजेशन लॉजिक से नहीं हो सकता। नहीं होता। तो आप जो बोल रहे हो वो कन्विंसिंग है, और मैं हाँ मिला रहा हूँ, मैं मान भी रहा हूँ क्योंकि लॉजिकल है, पर इससे ये थोड़ी प्रूव होगा कि आप जो बता रहे हो ये ही सत्य है। अभी 5 दिन बचा है ना। हाँ सर, प्रारंभिक तौर पे बात समझ में आ रही है, कुछ बोझ कम हुआ है डेफिनेटली, कुछ सुख, लेकिन अभी बाकी है 2-4 बातें। सुख और जीना किसे कहते हैं ये जानना अभी बाकी है, करेंगे ना। और अभी भी शिकायतें जिंदा रहने के लेवल पर हैं, इतना जल्दी होने वाला भी नहीं है। जी हाँ, अभी भी जो शिकायतें हैं ना, छोटी सी शिकायत मुक्त जीवन की बात चल रही है। तो जैसे हम यहाँ बैठे हुए ना, घुटने में दर्द हो रहा है, पैर सीधा कर रहे हैं, तो ये इस लेवल के लिए भी कुछ इसमें समाधान। ये शिकायत नहीं है। हाँ देखो इस सभा में, हाँ जी, सभी के लिए आप लेट के सुनो। हाँ, बस मन इधर लगाए रखो, शरीर को जहाँ मर्जी रखो। हाँ, नहीं जो शारीरिक कष्ट जो है ना साथ में, हाँ वो ठीक है, इस पर भी कुछ हाँ प्रकाश अपेक्षित है। मन लगेगा तो धीरे धीरे। देखो ये सिटिंग बहुत कंफर्टेबल नहीं है। 8 घंटे बैठना है तो पालथी मार के बैठना, वो हमारी आदत नहीं है। जी हाँ। अब सबके लिए वो एक 10,000 वाली चेयर सेट किया जाए तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, तो इसलिए थोड़ा कष्ट सह लेते हैं, ज़्यादा ठीक है। इस कष्ट से निवारण का कुछ वो अगर साथ में इसमें आए तो, कष्ट से निवारण का, हाँ, मन लग जाएगा अपने आप। बाकी इनसे योगा, आज योगा सुबह करवाया करो ना भाई। हाँ, सुबह योगा भी करा देंगे। और मैं दे देता हूँ, जब मंत्री डांट मारता है तो भी नौकरी करते ही हो, मंत्री परेशान करता है तो नौकरी करते ही है ना। नमस्कार सर। हाँ जी, एक सर क्वेश्चन ब्रीफ में। हाँ जी सर, मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि प्रकृति अपने में पूर्ण है,
तो मैं एक तो ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि पदार्थ अवस्था, जीव अवस्था और प्राण अवस्था अपने में पूर्ण है। हाँ, पूर्णता का मतलब है कि उसके आचरण की निश्चितता है। आचरण की निश्चितता। आचरण की निश्चितता ही पूर्णता है। अच्छा, अब पूर्ण का एक डेफिनेशन हम लोग को ये भी बताया गया कि पूर्ण वो चीज है जिसमें ना कोई चीज जोड़ी जा सकती है, ना जिसमें से कोई चीज घटाई जा सकती है। ठीक समझा है। मानव जो है वो इन तीनों चीजों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि वो अपूर्ण है, अपनी पूर्णता की यात्रा में है। वो ठीक है, लेकिन जैसे उसने हाइब्रिड सीड्स बना दिए या वो पदार्थ के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है, उसने क्लोनिंग भी कर दी, तो अगर ये तीन चीज आपस में पूर्ण होती तो ये फिर चेंज क्यों हो गई? नहीं, तो बड़ी जो विकसित इकाई है वो अविकसित को प्रभावित कर सकती है। अच्छा, ऐसा। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सर जी। पहले ऐसा उपदेश पाया था कि प्रकृति को प्रेम करो, जैसे वो प्राणी होते उनसे प्रेम करो, नदी को प्रेम करो, तो उसमें कुछ लॉजिक नहीं लगता था। आज यहाँ पे आप पहले दिन बोलते थे कि भाई ये जिंदगी को क्लासरूम में लाया जाए तो कैसा रहेगा, और ये जैसे दिख रहा है कि भाई चलो भाई हम साइंस पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जिंदगी आगे जा रही है। जिंदगी दिख रही है कि भाई कैसे जिया जा सकता है, प्रकृति को साथ कैसे जुड़ा जा सकता है, सब कुछ लॉजिकली एकदम जैसे नज़र के सामने दिख रहा है, तो बड़ा पावरफुल है। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। मैं सोचता हूँ आज की बात पूरी की जाए। हाँ, समापन तो आपसे ही होता है। ये सब आपने जो बताया है कि तर्क से जड़ जगत में जो है काफ़ी आविष्कार करके और जड़ जगत को जो है काफ़ी सुविधाएं प्राप्त करी जा सकती है, इसी प्रकार चेतन जगत में भी तर्क का इस्तेमाल करके जो है अपने आप को सुखी बनाया जा सकता है। अब सारी चीज़ों में आपने मंत्र और मन और ये सब लोग मन को नहीं समझ पा रहे हैं। अभी मन क्या चीज़ है, इसको भी एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। 3 दिन बाद आएगा। हैं? 3 दिन बाद आएगा। 3 दिन बाद? सबका समय निश्चित है। कौन ठीक का है सर, ठीक है सर। हाँ जी, हो गया। चलिए, मुझको बहुत खुशी है आपको देखकर। कुछ मित्रों से आपका परिचय हुआ है और कुछ मित्र आज पहुँचे हैं, तो 2 हमारे मित्र आज पहुँचे हैं। ये कारवां जिस गति से आगे बढ़ रहा है, और इस बात पे भी हमारा ध्यान जाता है कि लॉजिकली तो ठीक है लेकिन इंटरनलाइज हो। तो एक टीम है जो शिविर ऑर्गेनाइज करने के क्रम में, क्योंकि ये एक हिमालयन टास्क है, लोग, जगह, सेटिंग, और फिर इसके साथ साथ एक दूसरी टीम भी है और वो मिक्स भी है, जिसमें कि शिविर के बाद की आगे की पूरी प्रोसेस को कैसे आगे लेके जाएं ताकि सही अर्थों में इंटरनलाइज होने वाला काम भी शुरू हो। तो हिमांशु दुग्गड़ जी हमारे बीच में हैं, तो पहले मैं हिमांशु दुग्गड़ जी को बुलाता हूं और फिर हमारे गोदाणी भाई, हमारे वेणु भाई गोदाणी हमारे बीच में है। तो आज 2 लोग ये नए हैं और ये उस टीम के सशक्त पिलर हैं जिसमें ये कारवां आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हिमांशु भाई सरदार शहर राजस्थान से हैं और सरदार शहर में गांधी विद्यापीठ के नाम से एक IISc यूनिवर्सिटी है करीब 1000 एकड़ में, और वहाँ भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, और छत्तीसगढ़ में जितना कुछ प्रयोग हो रहा है उसमें हिमांशु भाई का एक बड़ा योगदान है। तो मैं बहुत सम्मान के साथ हिमांशु भाई को आमंत्रित करता हूँ छोटी शेयरिंग के लिए, ताकि आपका परिचय हो जाए, ताकि रात को लोग अफिरा एक दूसरे से मिल सके ना। भी परिचय नहीं होगा तो मिलेंगे कैसे? पूज्य बाबा जी को प्रणाम, हमारे आदरणीय सोम भैया को बहुत बहुत प्रणाम। सुनील भाई का खास आग्रह था कि आप हमारे कभी ऑर्गेनाइज किए हुए शिविरों में आए नहीं हैं, तो उनका आग्रह मैं टाल नहीं पाया। खास उनके आग्रह पे मैं इस बार देखा कि भले ही 1 दिन के लिए लेकिन आऊं जरूर। मुझे बहुत ही एक उत्साहजनक बात लगी
कि यहाँ जो भी चर्चा हो रही है उसके आगे जो बात होनी है उसके ऊपर प्रश्न आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बारीकी से बात को सुना जा रहा है और हर व्यक्ति अपना अनुमान लगा लगा के आगे इसका कोरिलेशन कहाँ बैठता है, क्या होता है। ये जब भी होता है तो ऐसा हमें लगता है कि व्यक्ति जो भी बात यहाँ प्रस्तुत हो रही है उसको इंटरनलाइज करने की एक जी जान लगा के कोशिश कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोग जो इस अभियान से जुड़ रहे हैं और इस बात को इतनी गंभीरता से सुन रहे हैं, आप सब लोगों को बहुत साधुवाद है। बहुत साल पहले हम लोग भी ऐसी तरह पहला शिविर हमने किया था और मैं तो ये 100% बोल सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। पहले शिविर में ही मेरी ज़िंदगी बदल गई। संयोग की बात है, उस शिविर के पूर्णावती बाबा जी स्वयं पधारे थे और उन्होंने पूछा तो मैंने तो यही कहा कि मैंने इतनी सुंदर व्याख्या आज तक कभी नहीं सुनी। मैं बचपन से साधु संतों के सत्संग वत्संग सब खूब सुन रखा है, कई ग्रंथ पढ़ रखे हैं, पर जो आपने जो व्याख्या की है और आपने जो बात कही है वो अद्वितीय है। इस बात को खाली एक कर्ण सुख के रूप में नहीं, हमने सुन लिया, अच्छा लगा और यहाँ चले गए, फिर वैसा का वैसा, उतना तक नहीं रहे, इसको आगे भी ले जाएं। और ख़ास करके जो युवा लोग हैं उन लोगों के लिए मैं विशेष अनुरोध करूंगा कि इसको जीने का भाग बनाएं, इसका अध्ययन करें और अध्ययन करके और इसके अनुरूप जीने का स्वरूप अपना निर्धारित करें और दम लगा दें पूरा कि ऐसा हमको करना ही है। अगर आपको सही लगता है तो ये देखिए, ये कोई कल्ट बनाने की और की किसी का पेटेंट कॉपीराइट कुछ नहीं है इस बात पे। ये तो एक सबके लिए उपयोगी बात है और जिन लोगों को ये बात समझ में आए कि नहीं ये बात सही कह रहे हैं तो आप लोग भी समझिए, किसी का इसमें कॉपीराइट नहीं है, हर व्यक्ति इसको जी सकता है, समझ सकता है। ये तो अस्तित्व सहज बात है, पर समर्पण होना पड़ेगा, ये बात पक्का है। जी जान लगानी पड़ेगी, तभी ये बात समझ में आएगी और तभी तृप्ति होगी। मैं तो आशा करता हूं कि आप सब लोग पूर्ण रूप से इस सत्य के प्रति आप लोग समर्पित हो जाएं और इस सत्य का जो अंतिम परिणाम है वो आप लोग सब लोग पाएं। इसी मंगल कामना के साथ प्रणाम। बहुत बढ़िया। वीणु भाई गोदानी सूरत में रहते हैं और एक बिजनेस फैमिली के रूप में कपड़े का काम, डायमंड का काम आपने किया और दर्शन के संपर्क में आने से मेरे को लगता है कि आप आदरणीय नागराज जी से तो मिले नहीं ना, लेकिन दर्शन की बुक्स थोड़ी सी ऐसी हैं जिसको पढ़ने के लिए भी एक लेवल की तैयारी चाहिए और हम ये मानते हैं कि शिविर की भूमिका इतनी ही है कि दर्शन पे लिखी बुक्स को पढ़ के समझने का विश्वास आ जाए, इससे ज़्यादा शिविर की भूमिका नहीं है। तो शिविर से समझ में नहीं आता, शिविर से ये समझ में आता है कि बात समझने लायक है। बुक से पढ़ के जैसा आपने समझा है वो हम सब के लिए प्रेरणादायी है और अभी दर्शन शिविरों के बाद जो आगे की यात्रा है, विशेष रूप से गुजरात में, उस टीम के रूप में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वेणु भाई। सभी को नमस्कार। 2015 से ये जीवन विद्या की प्रेरणा मुझको प्राप्त हुई और पहला शिविर किया तो हिंदी में था और थोड़ा मेरा अभ्यास इतना नहीं था, तो मुझको थोड़ा ये लगा कि हिंदी में है इसलिए मुझको पूरा समझ में नहीं आता है, लेकिन बात मुझको कुछ ऐसी लगती थी कि समझने लायक है। और दूसरी परिचय शिविर हम लोगों ने 4 वीणु भाई ने मिल के गुजरात में गुजराती में सुरेश भाई प्रबोधक को बुला के उसमें
5 दिन का किया और उसमें मुझको ये समझ में आया कि संबंधों में जो मुझको दुख दिख रहा था, जैसे मेरी यात्रा रही है उस यात्रा में जो भी धन कमाया और जो भी वर्तमान स्थिति में हम लोग जी रहे हैं वो ठीक ठाक परिस्थिति में जी रहे थे। तो जो भी मुझको जीने में समस्या दिख रही थी वो खाली संबंधों में तृप्ति नहीं थी, वही दिख रही थी। तो दूसरी शिविर में मुझको कुछ पता लगा कि हम जो संबंध समझ रहे वो संबंध से कोई अलग बात कर रहे हैं और पूरी अस्तित्व में व्यवस्था के साथ मानव का कुछ संबंधों की बात करी। और दूसरी शिविर में मेरा ये निर्णय हुआ था कि इस वस्तु को मुझको आर पार करना है। और हिंदी में मेरा कुछ इतना अभ्यास नहीं था, मैं 12 तक ही पढ़ा था, पर फिर भी एक निर्णय और इतना निश्चितता में निर्णय था, इसलिए मैंने इंदौर से अध्ययन चालू किया और फिर अहमदाबाद किया, फिर घर में भी इतना ऑडियोज और वीडियोज सुनना। उस माध्यम से मैं इतना बता सकता हूँ कि बहुत सारे लोग का प्रश्न ऐसा भी उठ रहा है कि इसमें आगे क्या संभावना दिख रही है या नहीं दिख रही है, या तो हम इस चीज़ों को फॉलो करने में वर्तमान स्थिति की जो भी हमारी व्यवसाय है या जो भी है उसमें क्या होगा, ये सब मुझको सुनने को मिला। तो मैं एक व्यवसाय कर रहा हूँ और मैंने कुछ नहीं छोड़ा है और 5 साल में मैंने जिस तरह से पूरा शास्त्रोक्त अभ्यास किया और बाबा जी ने जिस तरह से पूरी प्रकृति में ज्ञान अवस्था मानव को एक दर्शन के रूप में स्पष्ट करने का जो भी प्रयास था, उसको समझने का जो भी प्रयास किया, और इस वस्तु को मैंने परिवार में, व्यवसाय में, मेरे गांव में सभी चीज़ों में जांच के भी देखा। तो हर एक वस्तु जैसी है वैसी उसको समझना है और समझ पूर्वक उस नियम पूर्वक स्वयं को आचरण में ही देखना है और रेफरेंस में खुद स्वयं ही है। तो मुझको तो बहुत ही अच्छी चीज़ लग रही है और परिणाम के रूप में भी बहुत ही अच्छी चीज़ लग रही है। आज भी हम 2 भाई के परिवार और मेरे पड़ोसी भी मेरे साथ में लेके आया हूँ और जहाँ भी मैं रहता हूँ वहाँ 14 मकान है और दिन में 3 बजे से लेके 6 बजे तक हर रोज़ अध्ययन का मैं रिविज़न कर रहा हूँ। जिसको जैसे समझना है उसको क्रम वाइज समझाना, पूरा समझने का काम कर रहा हूँ। तो वो 14 घर में से कोई भी फ्री होता है वो मेरे घर आके बैठता है। तो 2 से लेके 4, 5, 6, 7 व्यक्ति हर रोज़ 3 से 6 हम अध्ययन करते हैं। तो 3 से 6 वो समझने का काम करता हूँ, बाकी का सुनने का काम करता हूँ, बाकी का जो मेरी आवश्यकता और परिवार की आवश्यकता है वो काम करता हूँ। तो मुझको लगता है कि कुछ भी चीज़ छोड़ने की बात नहीं हो रही है। इसलिए बाबा जी बोल रहे कि आदर्शवादी विचारों में अगर समझ लो कुछ भी वस्तु त्याग करने की बात हुई थी, भौतिकवादी विचारों में समझ लो भोगने की बात हुई, ये सहअस्तित्ववादी विचार है। तो अस्तित्व सहअस्तित्व में सबके साथ जुड़ा हुआ है और जो जैसा है वैसा ही समझना है और समझ पूर्वक उसको जीने में देखना है, उतना ही मुझको लग रहा है। तो काफ़ी भरोसेमंद चीज़ मुझको लग रही है। और जिन जिन लोगों को वर्तमान स्थिति या व्यवसाय या नौकरी करते हुए भी कुछ समझने में कुछ भी बाधा रूप लगता है तो उसको ये दर्शन की रोशनी में मेरे साथ क्वेश्चन भी कर सकते हैं और मैं तर्कसंगत उत्तर देने के लिए प्रयास करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे कल सुबह 8:30 और रात को 8:30 आप लोग मिलेंगे।